युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम शिक्षा के मंच पर ज्ञान से सेवा की ओर के ध्येय के साथ कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान प्रस्तुत करते हैं ज्ञान सुधा कार्यक्रम। ज्ञान सुधा कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना तथा उनमें प्रतियोगी क्षमता विकास, मार्गदर्शन एवं मोटिवेशन का संचार करना है। सफलता में निरंतरता का विशेष महत्व होता है, इसीलिए हम भी प्रत्येक बुधवार और शनिवार को सामान्य ज्ञान के लाइव सेशन के माध्यम से आपके सामने हाजिर होते हैं सफलता के फिर एक नए मंत्र के साथ। आज के 15वें एपिसोड और 30वें सत्र में खास मुलाकात करवाने जा रहे हैं। हमारे मार्गदर्शक वक्ता हैं डॉक्टर विजयवीर सिंह। प्रोफेसर विजयवीर सिंह आप प्रेसिडेंट विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी हैं तथा राजस्थान विश्वविद्यालय में विभिन्न उच्च पदों पर रहते हुए जाने मानी अर्थशास्त्री के रूप में आपने अपनी पहचान बनाई तथा निदेशक नीति आयोग भी रहे। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ सर। थैंक यू। आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर स्निग्धा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, आज मॉडरेटर के रूप में आपके सामने उपस्थित हूँ। विज्ञान से संबंधित जो कि RAS, IAS और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की जिसकी संभावना पूरी है, और यह है कोविड-19 का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। सर आपका पुनः स्वागत है और सभी दर्शकों का भी अभिनंदन। सफलता में चूंकि निरंतरता चाहिए और हम लोग इस इकोनॉमिक्स विषय पर बात कर रहे हैं और इकोनॉमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का, तो सर हम आगे इस परिचर्चा को बढ़ाते हुए मैं सबसे सर्वप्रथम आपसे एक सवाल जो दर्शकों से बार बार आता है वो यह है कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था के बारे में वो इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि अक्सर उनको ये विषय बड़ा हवा सा लगता है, ड्रैगन महसूस होता है। तो कृपया सर इस बारे में हमें जानकारी प्रदान करें। स्निग्धा, जैसे आपने कहा कि अर्थव्यवस्था क्या होती है तो उसके नाम से ही बहुत स्पष्ट है। अर्थशास्त्र की जो शुरुआत एडम स्मिथ ने की उस किताब का नाम ही है वेल्थ ऑफ नेशंस, और यहाँ भी हम अर्थव्यवस्था जब अर्थ शब्द यूज करते हैं तो अर्थ की व्यवस्था करना। अर्थ की व्यवस्था मीन्स कि मैं अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ जिससे मेरी आमदनी हो और मैं जीवन निर्वाह कर सकूं। इसलिए जितनी भी एक्टिविटी जिनसे कि मेरी लिविंग जनरेट होती है, जीवन निर्वाह जनरेट होता है, और उसके लिए मुझे रोजगार चाहिए और रोजगार के लिए मुझे प्रोडक्शन करना पड़ता है, उत्पादन करना पड़ता है। जो हम शुरू के दिनों में आप पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं स्कूल टाइम से, जिसको कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि किसी अर्थव्यवस्था के जो हैं 3 कंपोनेंट हैं बेसिकली, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। उत्पादन होना चाहिए, उपभोग होना चाहिए और पूंजी निर्माण होना चाहिए। और हम वही बच्चों को शुरुआत करते हैं कि अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि मैं घर से काम करने बाहर निकला हूं क्योंकि मुझे पैसा चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, मैं काम करके सामान बनाता हूं, सामान बाजार में बिकने आता है, मैं बाजार में खरीदने जाता हूं, तो मेरा पैसा वापस लौट के वहीं पहुंच जाता है जहां से शुरुआत हुई थी। अगर मुझे क्या भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है या अमेरिकन अर्थव्यवस्था क्या है, तब मैं उसको रीडिफाइन कर सकता हूं। दैट इज, कोई अर्थव्यवस्था जो है अपने प्रोडक्टिव यूनिट्स का कलेक्शन है जो किसी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर फिक्स्ड है। जो भारतवर्ष के अंदर है भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो अमेरिका के अंदर है वो अमेरिकन अर्थव्यवस्था है, जो इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटिश के अंदर है वो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था है, इसलिए उस देश का नाम लगाया हुआ है। तो सारे प्रोडक्शन यूनिट्स का कलेक्शन अगर आप कहेंगे किसी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर तो वो उस देश की अर्थव्यवस्था कहलाएगी। धन्यवाद सर। बहुत सारे जो आशार्थी हैं उनका ये इस बारे में समझ स्पष्ट हुई होगी। एक प्रश्न और जो इससे, चूंकि हम ये गंभीर चिंतन करें उससे पहले एक और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। क्या ऐसी विशेषताएं हैं जिससे हम ये परिभाषित करती हैं भारतीय अर्थव्यवस्था? मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक ने जो अर्थव्यवस्थाओं को डिफाइन कर रखा है, हाई इनकम, मिडिल इनकम, मिडिल इनकम के अंदर लोअर इनकम, लोअर मिडिल और अपर मिडिल कर रखा है, और तीसरा कर रखा है लो इनकम कंट्रीज। सो अगर मैं भारतीय व्यवस्था को डिफाइन करना चाहूंगा अगर उन कंडीशंस के हिसाब से, तब मैं कहूंगा भारतीय अर्थव्यवस्था लोअर मिडिल इनकम डेवलपिंग मार्केट इकोनॉमी है। आप वर्ड्स को वापस ध्यान से सुनिए,
लोअर इनकम मीन्स हम लोअर मिडिल इनकम कि मिडिल इनकम में आते हैं बट लोअर मिडिल इनकम में आते हैं, हम डेवलपिंग कंट्री हैं लेकिन साथ साथ हम एक मार्केट इकोनॉमी है। सो अगर मुझे डिफाइन करना होगा तो मैं कहूंगा लोअर मिडिल इनकम डेवलपिंग मार्केट इकोनॉमी। अब क्वेश्चन आता है कि हमारी पर कैपिटा इनकम क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो हम लोग $2000 के आसपास जो है अभी हम रोम अराउंड करते हैं। लेकिन अगर परचेजिंग पावर पैरिटी कंसेप्ट पे जाएं, परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब ये होता है कि हम कितनी वस्तुओं और सेवाएं अपनी मुद्रा के अंदर परचेज कर सकते हैं, उसमें भारतवर्ष जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और परचेजिंग पावर पैरिटी पर। और वैसे अगर हम जाते हैं तो हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है आज के दिन में। इंग्लैंड को हमने लास्ट ईयर शिफ्ट किया है और हम 5वीं अर्थव्यवस्था होके आए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था जो है वापस वही सिस्टम है जो किसी देश की अर्थव्यवस्था होती है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रेड, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट आते हैं, उससे ही आगे बढ़ती है। फिर एक सवाल आता है, कभी कभी विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि क्या भारतवर्ष जो है मिडिल इनकम क्राइसिस से के अंदर है? क्यों किसी इकोनॉमी का मिडिल इनकम से हायर इनकम जाने के लिए, जैसे हम लोग कहते हैं मिडिल एज क्राइसिस, वैसे ही हम कहते हैं मिडिल इनकम क्राइसिस। हम भारत अर्थव्यवस्था के अंदर जो है मिडिल इनकम क्राइसिस में हम नहीं है। मिडिल इनकम क्राइसिस का मतलब है जब हमारी पर कैपिटा इनकम करीब $4000 के आसपास पहुंचेगी, उससे ऊपर उठने के लिए जो है बहुत मुश्किल होता है कि हम 4000 तक तो पहुंच पाते हैं लेकिन 4000 से ऊपर उठने में दिक्कत आती है। अगर ये डिफाइन करना हो हमारे बेसिक फीचर्स आज भी क्या कंटिन्यू करते हैं, हमारी आज भी जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम है, हम आज भी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। अब आप सवाल उठा सकते हैं साहब एग्रीकल्चर का हिस्सा तो जीडीपी में बहुत घट गया है, लेकिन जब हम एम्प्लॉयमेंट पे जाते हैं तो अभी भी करीब करीब आधी जनसंख्या 45% प्लस जो है अभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर है, वहां पर एम्प्लॉयड है। कैपिटल फॉर्मेशन जो हमारे यहाँ पूंजी निर्माण जो ज्यादातर विकासशील देशों के अंदर होता है अभी भी हमारे यहाँ कम है। एंड जब हम गरीबी के ऊपर आते हैं और एब्सोल्यूट नंबर पर जाते हैं, परसेंटेज फिगर में तो हम घटते आए हैं, परसेंटेज जो गरीबी की हमारी घटती गई है, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है इसलिए हम आज भी कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो है गरीबों का नंबर बहुत ज्यादा है। और तीसरी बात जो आखिरी है कि जब हम आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, चाहे वो सोशल हो या फिजिकल हो, मीन्स हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन हो या हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसमें हम लोग आज भी वीक हैं। तो ये एक बेसिक फीचर्स हो सकते हैं जिसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था को डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही विस्तृत तरीके से इस बात को स्पष्ट किया है सर। अब हम इस मुद्दे पर आते हैं कि कोविड-19 के क्या क्या प्रभाव पड़े। सबसे पहले मैं यही बात करती हूँ क्योंकि युवाओं से जुड़ा हुआ ये ज्ञान सुधा कार्यक्रम है और युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी है और हमारा देश युवा देश कहला रहा है, हमारे यहाँ युवा जनसंख्या सबसे अधिक है, तो युवा अर्थव्यवस्था कहलाई जाने लगी है ये हमारी। तो क्या कोविड-19 का प्रभाव पड़ा है इस मानव संसाधन पर? किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है सर, ये मैं जानना चाह रही हूँ सर। हम लोग अगर कोविड का प्रभाव हमारे देश में नहीं किसी भी अर्थव्यवस्था में देखें और दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं के अंदर जो किसी देश के आधारभूत जो जीडीपी होती है, इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है या जिसको आप राष्ट्रीय आय कह लीजिए, उसके 3 घटक जो मैंने बताए, प्राइवेट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, उन सभी को अफेक्ट किया है। हमारे देश के नहीं, सभी देशों के किया है। रिजल्ट ये रहा है कि सभी देशों में करीब करीब प्रति व्यक्ति आय घटी है, पर कैपिटा इनकम घटी है, असमानताएं बढ़ी हैं रिच और पुअर के अंदर, बट साथ साथ गरीबी भी बढ़ी है। ये केवल हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, इस सभी देशों के अंदर जो है गरीबी बढ़ी है। और ये एक ग्लोबल फिनोमेना है जो केवल इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं है कि हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कंज्यूमर राजा है, हम पढ़ाते हैं कंज्यूमर इज सोवरेन, कि उपभोक्ता जो है वो राजा है। वही जो कंज्यूमर का जो सेंटिमेंट है इस समय वो बहुत वीक है कि मेरे पास जो पैसा है मैं उसको खर्च नहीं करना चाहता हूँ, पर्टिकुलरली सेकेंड वेव आने के बाद, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि थर्ड वेव आती है तो मुझे कितना इलाज के लिए पैसा चाहिए। तो जिसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन मीन्स कि वो मेरी आवश्यकता नहीं है, बट मैं पुरानी कार बेच के नई कार लेना चाहता हूँ, पुराना टीवी हटा के नई टीवी लेना चाहता हूँ, नया मोबाइल चेंज करना चाहता हूँ। तो उस तरह का डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जो है इस समय नहीं हो रहा है,
क्योंकि ये डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन हम लोग नहीं करते हैं, ज्यादातर युवा लोग करते हैं। हमारा एक मोबाइल ही चलता रहता है, एक हमारी गाड़ी चलती रहती है, बट ये नेचर युवाओं के अंदर है, जिसकी वजह से जो है इस समय कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वीक है, डिमांड कम है। इसलिए हम वापस उम्मीद करते हैं कि जब तक कोविड के क्राइसिस से हम पूरी तरह बाहर नहीं आते, इकोनॉमी को रिकवर करने में दिक्कत आएगी। दूसरी बात जो युवा के ऊपर सबसे ऊपर प्रभाव जो युवा के ऊपर पड़ा है कि हम पिछले करीब करीब 1-1.5 साल से हम फिजिकली बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं। सारी टीचिंग ऑनलाइन है, LKG से लेकर हायर यूनिवर्सिटी लेवल तक। सो जो एजुकेशन का जो क्वालिटी है, जो हम फिजिकली इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग किसी भी हालत में फिजिकल एजुकेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। ये बात है, मजबूरी में करना पड़ रहा है। दूसरी बात है वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। बच्चों के एग्जाम नहीं हो पाए, इन एग्जाम के होने के बाद, कोविड खत्म होने के बाद 5 साल के बाद क्या क्वेश्चन रेज होगा, वो बच्चों के दिमाग में हमेशा रहता है। तो उनको इस चीज का मेंटल स्ट्रेस भी रहता है कि समाज का है, परिवार का है, कोविड का है, और उसी के साथ साथ इस चीज का भी प्रभाव पड़ रहा है कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, तो आखिरकार जिन यूनिवर्सिटी में एग्जाम नहीं हुए प्रमोट कर दिया गया है, हमारा फ्यूचर क्या होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट युवाओं के लिए है कि जो बेरोजगारी है, या जो लोग ऑलरेडी रोजगार में थे, वो रोजगार से काफी लोग बाहर आए हैं, और जो रोजगार क्रिएट होने चाहिए थे पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर के अंदर, वो रोजगार आज क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो जिसको हम कहते थे डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि भारत एक युवा देश है और उस युवा देश की वजह से हम दुनिया में आगे बढ़ेंगे, उसको थोड़ा सेटबैक जरूर लगा है, क्योंकि हमारे युवाओं को सेटबैक लगा हुआ है अभी, क्योंकि उनको अभी काम नहीं मिल पा रहा है। जी सर। सर जैसे स्टार्टअप्स का भी था, ये जानकारी में भी आया था कि उनको फंडिंग भी नहीं हो पा रही है, तो कई स्टार्टअप्स भी फेल हुए हैं। इसी से जुड़ा हुआ मैं एक और सवाल है कि टूरिज्म पर क्या प्रभाव पड़ा है, जो कला संस्कृति और जो हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री है, उद्योगों पर प्रभाव, और विशेष तौर पर सर टूरिज्म पर क्या प्रभाव पड़ा है सर इसका? ये देखिए, पहले मैं अगर उद्योग पर आता हूँ, उद्योग से मैं सर्विस पे टूरिज्म पर आता हूँ जी। उद्योग के ऊपर सबसे पहला प्रभाव ये पड़ा कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बंद हो गई, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया। अगर हमने शुरुआत में लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री पर दिया, जो हमने बाद में कहा कि आत्मनिर्भर भारत के अंदर हमने रखा है इस चीज को, कि रॉ मटेरियल और यूनिट्स लोकलाइज होने चाहिए, जो लोकल रॉ मटेरियल को यूज करें। जब रॉ मटेरियल नहीं मिला, मजदूर अपने घर वापस लौट गए, तो न तो हमारे पास रॉ मटेरियल है, न हमारे पास वर्कफोर्स है, और ये सुविधाएं हमारे पास थी नहीं कि मैं रिमोट एरिया से कनेक्ट करके किसी तरह से काम करा सकूं, क्योंकि हमारे पास वो कनेक्टिविटी थी नहीं, जिसकी वजह से उत्पादन घटा। उत्पादन घटने के साथ साथ हमारी जो उद्योगों की जो मांग थी, जो सामान बनाते थे, उस बनु वस्तुओं की मांग भी कम हुई है। जैसा मैंने अभी कहा कि जब तक कंज्यूमर सेंटिमेंट्स वीक हैं, उद्योगों के अंदर डिमांड कम रहेगी। उद्योग तो रिकवर होना शुरू हो गए कोविड सेकेंड फेज और उसके बीच में, लेकिन सर्विस सेक्टर जो है अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। और टूरिज्म इंडस्ट्री पर्टिकुलरली, टूरिज्म इंडस्ट्री से जो जितने भी जुड़े हुए सर्विस सेक्टर्स हैं, चाहे वो हॉस्पिटलिटी हो, चाहे आपके होटल रेस्टोरेंट, जो भी सारे जुड़े हुए हैं, वो सभी भी आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट का इनफ्लो नहीं बढ़ा है और फॉरेन टूरिस्ट का इनफ्लो 0 है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो टूरिज्म से 10 से 12% आप जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो कंट्रीब्यूशन जो है हमारे पास इस समय जो है वो ना के बराबर है। और पर्यटन से जुड़े हुए जितने भी सर्विस सेक्टर हैं, जो इतने उद्योग हैं, चाहे वो उसमें जुड़ा हुआ रोजगार है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस क्षेत्र के अंदर रोजगार में लगे हुए थे, उनके सामने ये क्राइसिस का टाइम रहा है कि हम अभी भी टूरिज्म को पिकअप नहीं कर पाएंगे। और टूरिज्म पिकअप जब ही हो सकता है जब हम कहीं कोविड हमारे यहाँ से खत्म हो चुका है, जब ट्रेवल अलाउड हो। जी सर। सर संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में भी क्या अंतर है सर, और किस प्रकार प्रभाव पड़ा है भारतीय अर्थव्यवस्था के संगठित और असंगठित क्षेत्र में? देखिए, मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ कि असंगठित क्षेत्र की जो हालत है, ये मॉडर्न डे स्लेवरी है, जो हम अपने घर से देखना शुरू करते हैं कि जो हमारी सैलरी है, हमारी जो भाई की सैलरी है, वो दो नॉन कंपेरेबल है। हमारी सैलरी है, जो हमारे ड्राइवर की सैलरी है, वो नॉन कंपेरेबल है। इन डिटेल पर आने से पहले मैं फिर वापस कहना चाहता हूं, जब हम किसी भी सेक्टर की बात करें, जब हम कभी भी रोजगार की बात करें, तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितना एम्प्लॉयड है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितना एम्प्लॉयड है। जब हम भारतवर्ष के अंदर आते हैं,
तो करीब करीब 90% लोग जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर बहुत सारे कंस्ट्रेंट हैं। हम बार बार कभी कहते हैं नहीं ट्रिकल डाउन मॉडल काम करता है, ऊपर की ग्रोथ होगी तो नीचे तक रिश्ती हो जाएगी, बट कभी भी इंडियन डेटा ये सजेस्ट करता है कि वो ट्रिकल डाउन होते हुए अनऑर्गेनाइज सेक्टर तक नहीं पहुंची। हमारी इनकम बढ़ी, हमारी सैलरीज बढ़ी, बट उस रेशियो में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स की सैलरी नहीं बढ़ी। दूसरी बात आती है कि इट इज नॉट ओनली ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, मुझे क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी देखना पड़ता है कि मैं भले ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हूं कि मैं जिस रोजगार में हूं उस रोजगार की क्वालिटी क्या है, क्या लेबर एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर में मूव हुआ, ये डेवलपमेंट की निशानी है, हमारे यहाँ नहीं हुआ। क्या कैजुअल वेज से रेगुलर वेज पर आया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रेगुलर वेज जैसी कोई चीज नजर नहीं आती। क्या रेगुलर इनफॉर्मल से रेगुलर इनफॉर्मल से रेगुलर फॉर्मल में कन्वर्ट हुआ। तो ये सारा डेटा जब हम एनालाइज करके लाते हैं तब हम आते हैं ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज। जहां तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर लोगों का एम्प्लॉयड रहने का रीजन है, उसके लिए हम ब्लेम करते आए हैं शुरू से कि हमारे लेबर लॉज इस चीज को नहीं परमिट करते हैं कि अगर आप सर्टेन परसेंटेज ऑफ लेबर्स को हायर करते हैं या सर्टेन नंबर्स को हायर करते हैं तो आपके ऊपर डिफरेंट लेबर लॉज इंप्लीमेंट होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरा इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर है, वो डेली आता है, रेगुलरली काम करता है, कई सालों से काम कर रहा है, लेकिन मैं उसको प्रॉपर पेरोल पर नहीं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लेबर लॉज फॉलो करने पड़ेंगे। राजस्थान सरकार ने सबसे पहले स्टेप लिया, 300 लेबर तक हमने कहा कि 300 लेबर तक आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार ने भी चेंज किया है। तो अब इस बात पर कहा जा रहा है कि लेबर लॉज को हम रिलीफ दें जिससे हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लेबर जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर की कैटेगरी के अंदर मूव हो। ये केस है। जी जी सर, धन्यवाद सर। ट्रेड पर जो व्यापार पर जो प्रभाव पड़ा है भारतीय अर्थव्यवस्था के में, तो सर वो ट्रेड पर भी आप इम्पैक्ट एक बार ट्रेड की जहां तक बात है, कोविड आने के बाद WTO ने फोरकास्ट किया था भारतवर्ष के लिए नहीं, ग्लोबली सारे कंट्रीज के लिए, कि कोविड पीरियड के अंदर, कोविड आने के बाद जो है, जहां तक एक्सपोर्ट्स का सवाल है, एक्सपोर्ट्स 13 to 32%, 13 से 32% के ऊपर इंटरनेशनल ट्रेड घटेगा। कि ग्लोबल ट्रेड जो है, जो एक्सपोर्ट्स है, ज्यादातर कंट्रीज के 13% से लेकर 32% तक घटेंगे। ये इस पे डिपेंड करता है कि कौन कंट्री क्या एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं लग्जरीज एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, नेचुरली मेरा परसेंटेज हायर होगा। अगर मैं नेसेसिटीज एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे ऊपर इफेक्ट कम होगा। तो उसमें भारतवर्ष जो है उसी के आसपास रहा है जो कैटेगरी थी। अब हम कहते हैं कि हम करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री हो गए, कि हम ट्रेड डेफिसिट नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमने इंपोर्ट हमारा अचानक बहुत तेजी से घटा। जब हम इंपोर्ट्स के ऊपर आते हैं, इंपोर्ट्स में जो डेटा है वो बहुत क्लियर है कि अगर मैं फार्मास्यूटिकल्स को छोड़ दूं और आयरन ओर को छोड़ दूं, कि जो हम लौह अयस्क इंपोर्ट करते हैं बाहर से, और जो दवाइयां फार्मास्यूटिकल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, रिमेनिंग ऑल 28 सेक्टर और इसके अलावा उन सभी 28 सेक्टर्स के अंदर जो है इंपोर्ट्स तेजी से घटे हैं। तो इस पीरियड के अंदर भारतवर्ष के इंपोर्ट्स तेजी से घटे हैं इन कंपैरिजन ऑफ एक्सपोर्ट्स। इसलिए आज हम बड़ी खुशी से कहते हैं कि हम करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री हैं, कि हम आज के दिन में डेफिसिट में नहीं है। बट वो रीजन उसका ये रहा है कि इस समय जो इंपोर्ट्स की ग्रोथ है वो नेगेटिव रही है। जी सर, थैंक यू सर। सर एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात सामने आती है, विरोधाभासी, कि जैसे जीएसटी कलेक्शन जो है वो तो बढ़ गया है, ऐसा सारे डेटा बताते हैं, लेकिन सर फिर कॉर्पोरेट टैक्स को क्यों कम किया गया है? दो चीजें हैं। पहली बात, शायद आप टैक्स रेट की बात कर रहे हैं जी। दो चीजें हैं, कॉर्पोरेट टैक्स का अमाउंट घटा है, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन घटा है एक तो इस साल, और दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स रेट घटा है। दो चीजें अलग अलग हैं, दोनों चीजों में मैं अपने प्रकाश डालता हूं। 2019 में जब हमने बजट इंट्रोड्यूस किया तो हमने करीब करीब कॉर्पोरेट टैक्स को 10% घटाया, और उस समय से जो इफेक्टिव टैक्स रेट की अगर हम बात करें तो वो करीब आता है कॉर्पोरेट टैक्स 25% के आसपास, और जो नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनके लिए रह गया 17%। ये डिमांड आज से नहीं, ये बहुत पहले से चल रही थी कि हमारा जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो ग्लोबली जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स हैं उनसे काफी हायर है। तो पहले 30% था,
तो उसको घटाते घटाते हमने नीचे लाना शुरू किया है, जिससे कि हमारे जो कॉर्पोरेट हैं वो इंटरनेशनली कम्पिटिटिव हों। कि अगर आप 10% टैक्स ज़्यादा कर लेंगे हमसे तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, इसलिए मेरे एक्सपोर्ट जो है, मेरा जो ट्रेड है वो ग्लोबली कम्पिटिटिव नहीं रह सकता। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात कि साहब जीएसटी कलेक्शन तो बढ़ गया, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स का जो अमाउंट है क्यों घट गया, उसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो जीडीपी ओवरऑल घटा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर जीडीपी घटा हुआ है, और दूसरे अंदर ये है कि पेंडेमिक की वजह से जो बिजनेस अफेक्ट हुए हैं उसकी वजह से भी कॉर्पोरेट टैक्स का जो टोटल कलेक्शन है वो घटा हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो कंपनीज की प्रॉफिट है, चाहे आप सिविल एविएशन लीजिए, हॉस्पिटलिटी अभी हम बात करके चुके हैं, हॉस्पिटलिटी लीजिए, इन सभी इंडस्ट्रीज का जो है टैक्स घटा है। और जो स्ट्रगलिंग यूनिट थी, जो छोटी यूनिट्स थी, वो यूनिट्स काफी बंद भी हुई हैं। तो इसलिए वो एक टेम्परेरी फेज है कॉर्पोरेट टैक्स घटने का, और घटाना जो है टैक्स रेट का, दैट इज ए इंटरनेशनल फिनोमेना। जी, थैंक यू सर। सर, अब क्योंकि आप ये जो जितने भी आशार्थी हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इस मुद्दे पर कई तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो मैं चाहूंगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज पर इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। कोविड-19 की वजह से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज पर जो भी प्रभाव पड़ा, उसको हम कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे बढ़ा सकते हैं, और साथ ही राजस्थान की अर्थव्यवस्था में को देखते हुए यहाँ पर किस प्रकार से हम नए रोजगारों का कैसे हम नए सृजन हो सकता है, क्योंकि युवा इस टाइम पे बहुत कंफ्यूज, भ्रमित हैं और बहुत सारे प्रकार के सवाल उनके मन में आते हैं। अगर प्लान ए उनका आरएएस है या आईएएस है, और अगर वो प्लान बी नहीं हुआ तो क्या होगा, तो प्लान बी में वो क्या कर सकते हैं। और एक सवाल और लास्ट में मैं पूछूंगी कि विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की क्या स्थिति हो गई है। तो सर पहले आप मैं पहले सवाल पर आता हूँ। जी जी जी। क्योंकि सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, पहले समझने की कोशिश करें कि ये जो हम आए दिन अखबार में पढ़ते हैं कि रोजगार इतना घट गया, ये हो गया, वो हो गया, रोजगार का कभी भी जो प्रभाव है वो हर सेक्टर पर सेम नहीं होता है। पहली बात ये बात तो सभी मानते हैं कि कोविड आने के बाद जॉब लॉसेस हुए हैं, रोजगार मिलने की जो शक्तियां थी, जो एम्प्लॉयमेंट था, वो घटा है ओवरऑल। क्योंकि जब बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, इंडस्ट्री नहीं लग रही है, तो नेचुरली सरकार ही एक ऑप्शन बचती है वहां पे जहां पर हम जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर अब हमें समझना है कि आखिरकार कोविड का प्रभाव क्या हुआ रोजगार के ऊपर, तब हमें समझना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर क्षेत्र जो है वो फ्लरिश हुआ इस टाइम में, और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कोई भी रोजगार में प्रभाव नहीं आया। बल्कि हमारे लिए एग्रीकल्चर के लिए खुशी की बात यह है कि जो एग्रीकल्चर का शेयर जीडीपी में 14-15% होता था, वो आज बढ़कर 20% हो गया है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का शेयर जो है कॉन्ट्रैक्ट काफी घटा है। सरकार का जो खर्चा है, पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर घटा नहीं है बल्कि और बढ़ा है। तो जहां तक एग्रीकल्चर और पब्लिक सेक्टर की बात है, उनमें कोई खर्चे में कमी नहीं आई, तो वहां कोई रोजगार पर प्रभाव नहीं पड़ा। फिर हम रोजगार को देखते हैं, और इन दोनों सेक्टर को मिला के अगर आप सरकार को और एग्रीकल्चर को देखते हैं, करीब करीब जो ग्रॉस वैल्यू एडेड हमारे यहाँ होता है उसमें 30% ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों मिला के। अब बचा 70%। इट मीन्स बाजार का, देश की अर्थव्यवस्था का 70% हिस्सा ऐसा है जिसका कोविड का सीधे सीधे प्रभाव पड़ा है। और सीधे प्रभाव पड़ा है तो उन सेक्टर्स में जितने रोजगार मिलने वाले थे, वो रोजगारों पर प्रभाव पड़ा, वहां मिलने की गुंजाइश कम हुई है। अब हम देखते हैं कि आखिरकार किस सेक्टर में, इनमें भी अगर जाएं तो उनमें किस सेक्टर में ज्यादा पड़ा, तो आप इसको समझ सकते हैं। उसको हम जोड़ते हैं एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी से, कि किस क्षेत्र में कोई क्षेत्र कितना योगदान देता है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर, कितना पैसा देता है, और वो उसके बदले रोजगार कितना देता है। तो जो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो है, जब हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना पैसा कंट्रीब्यूट करता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का 8% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन उस 8% के सहारे रोजगार देता है 12% लोगों। इसका मतलब क्या है कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो रोजगार देश की आय देने की तुलना में रोजगार ज्यादा देता है। जब कंस्ट्रक्शन अफेक्ट हुआ तो रोजगार भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा। इसका कॉन्ट्रडिक्शन देखिए कि जब हम फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज पे आते हैं, तो फाइनेंशियल सर्विसेज देश के अंदर करीब करीब 22% इनकम में कंट्रीब्यूट करती हैं।
लेकिन रोजगार 3.5% ही देती हैं। तो अगर फाइनेंशियल सर्विसेज कोलैप्स भी करती हैं तो रोजगार पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब ये तय है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जब तक रीइंस्टेट नहीं होता है, वापस उसी दर पे नहीं आता है, रोजगार उत्पन्न नहीं होंगे, चाहे भले ही हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट रिवाइव हो जाए, क्योंकि ये सेक्टर रोजगार न देने वाले हैं। सिमिलरली टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, ये सेक्टर्स बहुत ज्यादा रोजगार देते हैं, तो जैसे ही टूरिज्म स्टार्ट होगा हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगे। दूसरी बात आई कि आखिरकार बच्चे अगर आरएएस में नहीं आते हैं या सरकारी नौकरी में नहीं आते हैं, तब क्या क्या करें, क्या ऑप्शन उनके पास रहता है? बहुत सीधी सी बात है। हो सकता है मेरी बात खराब लगे कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि जब भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के सहारे चले जाते हैं, वो अपना यूनिवर्सिटी कॉलेज से नाता तोड़ लेते हैं। कोई भी कोचिंग संस्थान जो है आपका स्किल डेवलपमेंट नहीं कर सकता। वो आपको रटा सकता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट करा सकता है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी कॉलेज प्रोवाइड कराता है वो कॉलेज कभी भी कोई कोचिंग संस्थान प्रोवाइड नहीं करा सकता, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी को ओवरऑल डेवलपमेंट किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ही हो सकता है। तो ये हमारा एक भ्रम हो गया है कि कॉलेज को छोड़ो, यूनिवर्सिटी को छोड़ो, कोचिंग संस्थान में जाओ, 50 नौकरियां, 50,000 एप्लीकेशन, वहां हम स्ट्रगल करते हैं। अगर मैंने किसी तरह से सही शिक्षा पाई है, चिड़िया की आंख की तरह नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इतना ही पढ़ना है। अगर मैंने ऑथेंटिक बुक्स पढ़ी हैं या मैंने नॉलेज गेन की है, तब हमारे पास काम करने के कुछ ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर मार्कशीट नहीं देखता है, प्राइवेट सेक्टर आपका टेस्ट नहीं लेता है। प्राइवेट सेक्टर ये आपसे पूछता है कि आप काम क्या कर सकते हो मेरे लिए। तो अगर मैं गवर्नमेंट में नहीं गया और मान लीजिए मुझे हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के अंदर आना है या कंस्ट्रक्शन में जाना है, तो वो आपसे पूछेंगे आप मेरे लिए क्या काम कर सकते हो सकता है आप इंजीनियर हो, लेकिन सिविल इंजीनियर होने के बाद भी आप उनके लिए किसी काम के नहीं हो, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रही हुई है। ये एस्पेक्ट है। सो मुझे किसी तरह से कोई ना कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग गेन करनी है, चाहे मुझे स्टार्टअप लगाना है तो भी मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, जिसके लिए गवर्नमेंट फंड करती है। गवर्नमेंट आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फंड करती है, बैंक्स फंड करते हैं, लेकिन क्राइटेरिया केवल एक ही है कि अगर मुझे उस फील्ड का ज्ञान नहीं है तो मैं उस बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर सकता। जहां तक अब बात आई कि हमने कभी भी पूरे देश के अंदर जो है, हमने कभी इस बात पर जोर नहीं दिया कि जो हम कृषि प्रधान देश हैं जब, तो कृषि के अंदर आपके लिए प्रोडक्टिव और हायर पेइंग जॉब्स क्यों नहीं है, कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमने एक्सटेंशन एक्टिविटीज के अंदर क्यों हमारी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन ने ये इंश्योर नहीं किया कि उस लेवल पर भी हायर पेइंग जॉब्स होने चाहिए। नंबर 2, दूसरी बात, जब सरकार ने कहा है और ये अगर कंटिन्यू करता है, जो आत्मनिर्भर भारत की बात कही, उसके अंदर ये कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग का लोकलाइजेशन होगा। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए बेसिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और डिस्ट्रिक्ट के अंदर होंगी, जिससे कि कभी अगर इमरजेंसी आती है, स्टेट बॉर्डर्स ब्लॉक होते हैं, डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स ब्लॉक होते हैं, तो आप अपने सुविधा का सामान वहां पर उत्पादित कर सकें। तो हमारे सामने एक मॉडल है कि मैं शहर में आके छोटी नौकरी करने के बजाय मैं अपना आधी नौकरी मकान के किराए और ट्रेवल में खर्च कर दूं, उससे बेटर ये है कि मैं अपने गांव में अगर रहता हूं, वहां से लोकल यूनिट के अंदर आया, काम करके अपने घर वापस जा रहा हूं। दैट इज वन ऑप्शन। सरकार इस चीज की कोशिश इसलिए कर रही है कि गांव के लोग अगर गांव में रुके और उनको एडिशनल एक्टिविटी वहां मिलती है, तो उसके लिए कोशिश ये करती है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका स्ट्रांग होना चाहिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आपके स्ट्रांग होनी चाहिए। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे किसी भी तरह से जो हमारे स्किल सेक्टर्स हैं, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी देनी है। हमने जिम्मेदारी दे रखी है आईटीआईज को। जहां फैक्ट्री लगी हुई है, उस फैक्ट्री वाले से कहें कि हमारे ये बच्चे आपके यहाँ ट्रेनिंग के लिए आएंगे, इनको आप हैंड ऑन ट्रेनिंग दीजिए। अगर आपको सब्सिडी चाहिए हमसे, सरकार से सब्सिडी मिलती है, चाहे वो लैंड पर हो चाहे टैक्स पर हो, तब आपको सब्सिडी उस समय मिलेगी कि जब आप इन बच्चों को ट्रेन करेंगे और मशीन की जगह जो है आप इन बच्चों को रोजगार देंगे। तो ये सरकार की तरफ से इनिशिएटिव आना है, जिससे कि बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके। दूसरा सवाल आपने क्या पूछा, मेरे दिमाग से उतर गया। विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की क्या स्थिति हो गई है? देखिए, जहां तक विश्व की अर्थव्यवस्था की बात है,
जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जरूर बनेंगे, लेकिन ये है कि कोविड के बाद उसका टाइम शिफ्ट हो गया है। 2024 नहीं होगा, 25 हो, 26 हो, बट हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जरूर होंगे। बट $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होना सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि देशों की तुलना पर कैपिटा इनकम पर होती है। अगर पॉपुलेशन भी उसी तेजी से बढ़ रही है तो हमारी पर कैपिटा इनकम वापस कम रहेगी। जहां तक ये तो रही इकोनॉमिक पावर की बात। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, क्योंकि उनका बेस बहुत पहले से स्ट्रांग है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप्ड है, और हम एक काम करते हैं कभी कभी कि अमेरिका से अपने को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, चीन से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। अमेरिका से कंपेरिजन करना हमारा ठीक नहीं है, बिकॉज हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो 73 ईयर्स प्लस की है, वो 250 ईयर्स के आसपास पहुंच रहे हैं। चाइना किसी देश की कभी कॉलोनी नहीं रहा। तो मैं एक केवल पॉजिटिव मैसेज ये देना चाहूंगा कि हम एक कम्पिटिटिव इकोनॉमी है, हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और ग्रोइंग देश है। अर्थव्यवस्था सब कुछ नहीं होती है, और भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं देश के अंदर। पॉजिटिव सोचेंगे, देश आगे बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, पैसा ही हर चीज नहीं है। थैंक यू सर। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके कदम आप बता दें। और दूसरा, अब हमारे 5 समय हो रहा है सर, मुझे 5 सवाल चैट बॉक्स से भी लेने हैं, हमारे दर्शक पूछ रहे हैं। तो सर मैं अभी आपके सामने वो चैट बॉक्स के भी सवाल पूछती हूँ। जहां तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था का सवाल है, राजस्थान के साथ एक कंस्ट्रेंट है जो हम लोगों को रियलाइज करना चाहिए कि हम एक लैंड लॉक्ड स्टेट हैं। कभी कभी हमसे पूछा जाता है गुजरात में इंडस्ट्री आती है, राजस्थान में क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम कहीं भी सी से कनेक्टेड नहीं है, और मैन्युफैक्चरिंग आइटम ज्यादातर सी से ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वो एक हमारे पास कंस्ट्रेंट है। इसके बाद जो राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, इंडस्ट्री की बात है, उसके लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, और वो इनिशिएटिव से आगे हम जरूर आगे बढ़ेंगे। और चाहे वो कोविड कंट्रोल से लेकर यहाँ तक देखें, राजस्थान हैज परफॉर्म वेल, एंड हम आज भी सेकेंड नंबर पर आ रहे हैं बहुत सारे स्टेट के कंपेरिजन में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सर्टेनली वी विल इम्प्रूव। जी, थैंक यू सर। अब हमारे चैट बॉक्स में आज के 5 सवाल, और राकेश सिंह राजपूत और बलराम कसाना और छगन पटे बहुत ही अहम सवाल पूछे हैं सर। मैं एक एक करके आपके सामने रखती हूँ। सरकारी राकेश सिंह राजपूत का सवाल है, सरकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, हमें क्या सुधार करना चाहिए ताकि इन योजनाओं का समाज के निचले तबके को भी मिल सके? सर ये सवाल आया है राकेश सिंह राजपूत जी से। यहाँ मैं आपसे किताब वाली बात नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज मैंने जो फील्ड में काम किया उसकी राय मैं आपको देना चाहता हूँ। पहले योजनाओं को लाभ न मिलने का सीधा रीजन था कि योजनाएं सप्लाई ड्रिवन थी, कि सरकार ने सामान भेजा और सामान कहाँ पहुंचा पता नहीं। जब से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लागू हुई है कि हर स्कीम का पैसा आपके अकाउंट में ही आएगा, उस समय से जनधन खाते, जनधन योजना आने के बाद जो है, जनधन आधार आने के बाद, जो जैम जिसको ऑर्डिनेटरी बोलते हैं, जैम आने के बाद, और अभी जो ई रूपी जनरेट किया है, ये सारी वो स्कीम्स हैं जहां से लीकेजेस घटना शुरू हुए हैं। लीकेज काफी हद तक घट गए हैं, लेकिन मैं आज के दिन में नहीं समझ पा रहा हूँ कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होने के बाद अगर मैंने स्कीम में मैं सेलेक्टेड हूं तो मेरे पास बेनिफिट जरूर पहुंचेगा। अब बात आती है कि मैं स्कीम में सेलेक्ट नहीं हुआ। स्कीम में सेलेक्ट न होने के लिए आप युवाओं की भी जिम्मेदारी है। अगर मुझे पता लगता है कि एक्स इंसान जो है गरीब है और उस योजना के लिए उसका नाम सिलेक्शन में नहीं हुआ है, तो क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो आप अप्रोच कर सकते हैं सरकार को या किसी अधिकारी को कि इनका नाम काउंट नहीं हुआ है। प्रधान से बात कर सकते हैं, सरपंच से बात कर सकते हैं। जब एक बार सिलेक्शन हो गया है तो आज के दिन में जो है लाभ जरूर मिल रहा है। जी सर। राकेश जी, आपके सवाल का उत्तर आपके पास में आ चुका है। अब मैं सवाल पूछ रही हूँ, बलराम कसाना जी के सवाल को आपके सामने रखती हूँ सर। मांग में कमी के बावजूद मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी क्यों हो रही है, इसके क्या प्रमुख कारण हैं? ये अर्थशास्त्र वाला सवाल है। देखिए, पहली बात, अगर आप इंडिया का डेटा देखते हैं, जब भी बरसात का मौसम आता है, जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक,
हमेशा मुद्रास्फीति बढ़ती है, क्योंकि इस समय जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जिनकी की जो डिमांड है वही कंटिन्यू करती है, लेकिन एक तो सप्लाई घटती है। इस समय जो आप कह रहे हैं कि डिमांड कम है और फिर भी मुद्रास्फीति घट रही है, उसके साथ केवल सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट ही है कि चाहे लॉकडाउन में फैक्ट्रीज बंद रही, चाहे ये वेदर ऐसा आ गया जिसकी वजह से बेसिक कम्युनिटीज हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, ये फैक्टर्स हैं जो कि आज मुद्रास्फीति को बढ़ा रहे हैं। बट आज के दिन में यही कहा जा रहा है कि मुद्रास्फीति ये टेम्परेरी फेज है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है आपका? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं जिनकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ रही है। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए आप बहस कर सकते हैं कि सरकार ने प्राइस बढ़ा रखी है या ओपेक ने बढ़ा रखी है। ओपेक ने प्राइस नहीं बढ़ा रखी है, थोड़ी बढ़ाई हुई है, बट हमारे पास टैक्सेस बहुत हाई है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, तो वही आपका जो पेट्रोल करीब करीब 50% प्राइस में आना चाहिए, उस पर करीब करीब 50% ही टैक्स आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो इन्फ्लेशन को आपको बढ़ा रही हैं। उसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा कि जब सप्लाई प्रॉपर हो तो क्या उन आइटम्स के पर टैक्सेस को रिड्यूस किया जाए जो इन्फ्लेशन को बूस्ट कर रहे हैं। बिकॉज आरबीआई भी इसी चीज को वॉच कर रहा है, वो कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स को चेंज नहीं कर रहे हैं अभी। जी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छगन परमार जी ने पूछा है, इसी से संबंधित है, ऑयल प्राइसेस, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में वृद्धि के क्या कारण हैं तथा इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, प्रभाव तो मैंने बहुत साफ बता दिया कि कोई भी सामान विदाउट ट्रांसपोर्ट नहीं जाता है। तो जहां भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्टेशन में का पार्ट बनते हैं, हिंदुस्तान के अंदर एक अनफॉर्चुनेट है, जनरली इकोनॉमिक्स ये कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रेल से होना चाहिए या शिप से होना चाहिए, बट हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है बाई रोड है। और बाई रोड जो है आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूज करना पड़ता है, इसलिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ने पर हमेशा कॉस्ट बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ती है। और जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, चाहे कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, रसोई गैस हो या जो भी हो, वो सभी टैक्सेस की वजह से प्राइस हैं। कुछ इंटरनेशनल प्राइसेस चेंज हुई, बट ओपेक ने ये एश्योर कर दिया है ग्लोबली सभी कंट्रीज जो मुझे पेट्रोलियम, हम लोगों को पेट्रोलियम सप्लाई करते हैं, कि हम सप्लाई बढ़ा रहे हैं, इसलिए अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। अब जो भी प्राइसेस हैं वो आपका टैक्स इफेक्ट रहता है, जिसकी वजह से प्राइसेस ज्यादा लगती है। जी सर, थैंक यू। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम सिंह शेखावत और भगवान सिंह जी ने पूछा है, राज्य में कॉमर्स विषय के प्रति रुझान कम हो रहा है, क्या इसका प्रभाव व्यापार और उत्पादन क्षेत्र पर नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए दो चीजें, कॉमर्स का प्रभाव नहीं कम हुआ। जिसे हम ट्रेडिशनली बीकॉम कहते थे, वो बीकॉम डिग्री जो है आज के दिन में उसमें उस पर प्रभाव पड़ा है और बच्चों ने बीकॉम करना बंद कर दिया है। स्कूल में कॉमर्स कम नहीं हुआ उतना, बट यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे ट्रेडिशनल बीकॉम कोर्स करते थे उस कोर्स को करना बंद किया, बिकॉज उसका सब्सिट्यूट हमारे सामने आया कि बच्चों ने कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजमेंट, ICFA, ICWA जिसको आप बोलते हैं, इन कोर्सेज को अडॉप्ट करना शुरू किया, जो प्रोफेशनल कोर्सेज की कैटेगरी के अंदर आते हैं, और साथ साथ जिनके अगेंस्ट जॉब्स अवेलेबल हैं। जॉब्स मींस कि मैं चाहूं तो अपना काम भी कर सकता हूं, जो बीकॉम ग्रेजुएट नहीं कर सकता था। तो इसलिए कॉमर्स का रुझान नहीं है, बट कॉमर्स के जो अलाइड सब्जेक्ट्स थे उन विषय के अंदर रुझान बढ़ा है, जिसकी वजह से कॉमर्स में डिमांड घटी है उन कोर्सेज की। एक जनरल सवाल और है सर, जो सभी उसमें निकल के आ रहा है, एक सवाल और पूछना चाह रहे हैं, क्या केंद्र सरकार को मांग में बढ़ोतरी के लिए अपना व्यय नहीं बढ़ाना चाहिए या प्राइवेट सेक्टर पर केंद्रित रहना चाहिए? इस तरह का एक सवाल जनरली जो आ रहा है बार बार। बहुत ही अच्छा सवाल आया है ये। देखिए, दो चीजें हैं कि प्राइवेट सेक्टर आपकी डिमांड को तभी बढ़ा सकता है जब वो आपको काम दे, कोई भी आपको काम दे, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर के अंदर सामान खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए। तो जब तक आपकी आय नहीं बढ़ेगी, प्राइवेट सेक्टर किसी स्थिति के अंदर जो है आपको आय नहीं दे सकता, न वो डिमांड जनरेट करा सकता है। जहां तक सरकार की बात है, जो मैंने पहले ही कहा कि पब्लिक सेक्टर या पब्लिक एक्सपेंडिचर इन दिनों बहुत तेजी से बढ़ाया सरकार ने। सरकार क्यों पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है? आप उद्योगों को सहायता दे रही है, किसानों को सहायता दे रही है, नरेगा में पैसा दे रही है, लोन आपका पोस्टपोन कर रही है।
ठीक है। और आपके लिए गरीब कल्याण योजना शुरू की, जिससे गांव में रोजगार मिल सके जो माइग्रेट वर्कर गए हुए हैं। तो सरकार का रीजन केवल यही है कि अगर इनका रोजगार जारी नहीं रहा, इनकी आय सृजन का जरिया जारी नहीं रहा, तो मांग और तेजी से घटेगी। जब मांग और तेजी से घटेगी तो जो उद्योग चल रहे हैं वो भी बंद होंगे। अगर वो उद्योग बंद होंगे तो और वापस बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी बढ़ने के बाद वापस मांग घटेगी। तो इस मीन्स कि हम उस स्थिति में आ सकते हैं कि रिसेशन की स्थिति जिसको बोलते हैं, कि बाजार में लोग मांग करने के लिए उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास आय का स्रोत नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करना, नरेगा पर पैसा खर्च करना इसलिए खर्च करते हैं कि लोगों को रोजगार कहीं ना कहीं उनको उपलब्ध होना चाहिए, जिससे कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें और साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी कंटिन्यू कर सकें। वो सरकार ने कोविड पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा किया है। चाहे आप जितने भी आप फिस्कल स्टिमुलस लीजिए, चाहे कॉर्पोरेट्स को हेल्प लीजिए, वो सारे, या बजट को आप देख लीजिए, आपका लास्ट बजट आया है, वो पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार ने बहुत सारा खर्च किया उस पॉइंट ऑफ व्यू से। धन्यवाद सर। आज के 5 सवाल होने के बाद मैं आपके जिस तरह आपने सरलता से, सुगमता से जो ये अपने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं सभी के, और मुझे लगता है दर्शक जो आशार्थी हैं वो संतुष्ट हुए होंगे। के.ई. बोल्डिंग जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा था नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ नॉलेज। आपने वही प्रिंसिपल को अपनाते हुए इस बात के ये सिद्ध कर दिया है सर कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक कुशल प्रशासक भी बना सकती है, और हवा नहीं है, ड्रैगन नहीं है। हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे आपने क्लियर किए सर, और आप यहाँ पर बहुमूल्य समय, अपना कीमती समय निकालकर आप यहाँ पर उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की तरफ से मैं बहुत बहुत आभार देती हूँ आप सभी को, धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। सो मच। थैंक यू।